आदरणीय सुमेर सिंह जी। सभी को नमस्कार। आज के सब्जेक्ट के हिसाब से मैं सर्वप्रथम सभी का स्वागत करते हुए राजा राम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस संदर्भ में अपनी आगामी कार्य योजना जिससे गाय प्रमोट हो सके फरमाने का कष्ट करें। नमस्कार, सभी को नमस्कार। भारतीय नस्ल की गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी धार्मिक से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, गांव से जुड़ी हुई है और उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो दुनिया को रास्ता भी दिखा सकती है और आगे बढ़ने के लिए हमें इसी तरफ आना पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी कमी मुझे लगती है कि हम ठीक से प्रकृति को जैसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, ऐसे ही गाय को भी ठीक से नहीं समझे हैं। जो भी हम बात गाय के बारे में कहते हैं, इसमें ये गुणवत्ता है, वो सत्य है। साइंस की दृष्टि से भी ये तो मेरा पर्सनल और एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे। हमें जनरली ये करते हैं कि हम इस गाय का ये गुण है जो बताया गया है हमारे पुराने लोगों में, उसको तो हम लेने की कोशिश करते हैं, वो गुण मेंटेन रहे उस पे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हमारे देश में जिसको हम्प गाय कहते हैं, वो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में डेवलप हुई। भगवान कृष्ण के टाइम में ये पूरी चरम सीमा पे थी और ये मानवता से जुड़ी हुई है। मानवता का मतलब मानव के साथ साथ जो कोई पहला, जिसको आप माता कह लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ये गाय थी। ये खेती से जुड़ी हुई है, ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ये पोषकता दूध से जुड़ी हुई है और इसमें बहुत ही योग्यताएं थी। बाद में हमने कुछ, हम साइंटिस्ट, मेरे जैसे कुछ पागल साइंटिस्टों ने, हमने अपनी गाय माता को ध्यान कम करते हुए कि ये तो दूध कम देती है, और हम विदेशी से गाय ले आए और इसकी ठीक से केयर नहीं की। हमारे कृष्ण भगवान के टाइम में तो करीब करीब 45% ये गाय दुनिया में है वो भारत में थी, और आज की डेट में भी ये 32% है। और 3 बड़े देश हैं जिसमें ये हम्प वाली गाय है। एक भारत तो सबसे बड़ा है, 32% है, और चीन में भी है और ब्राजील में भी। सारे मिला के करीब 60% तो ये इन्हीं में है। बाकी 52-53 और भी देश हैं, उस उनमें भी ये है। लेकिन क्योंकि हमारी ये धार्मिक और संस्कृति और परिवार से जुड़ी हुई है, परिवार का हिस्सा रहा है, तो हमने इसको हमारे यहाँ ये रूल ऐसे गई कि इसकी धार्मिक वैल्यू भी बढ़ती गई, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ती गई, क्योंकि फैमिली का ही हिस्सा बन गया। और हमने इसको ज्यादा प्रयोग, क्योंकि उस टाइम शायद दूध दूध का पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने खेती के लिए लिया। खेती के लिए मीन्स बैल। हर गांव में बैलों की जोड़ी होती थी हर घर में, और कुछ गाय भी होती थी, और उनको एक सांड होता था, जो जो नस्ल होती थी उस नस्ल का सांड होता था, उसको 3 साल बाद बदलते रहते थे। और इसी तरह जो बछड़ा होता था तो थाली बजाते थे, अरे ये तो बहुत अच्छा चीज आ गई। तो थोड़ा सा हमने नेग्लेक्ट किया कि इसको दूध के लिए उतना डेवलप नहीं किया। अब बैल की हालत आप जानते हैं, मैकेनाइज के कारण और हमारे आलसपन में हम बैल को तो नेग्लेक्ट कर दिया, सड़क पर छोड़ देते हैं, और ऐसे ही बूढ़ी गायों को और उसको भी सड़क पर छोड़ देते हैं। तो हमने इस गाय को दोबारा से आप अज्यूम करिए हम कैसे बढ़े हैं कि हम 20 साल बाद गाय को कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि डे टू डे खराब हालत होती जा रही है।
किसान के पास घर में बांधने की जगह नहीं, खेत में भी उसके पास इतनी जगह नहीं है, कुछ स्टेटों में कुछ में है। और फिर इसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी पशु हो, वो मेहनत करनी हमारी छूट छूट गई है। गाय के साथ काम करना कम चाहते हैं। स्वामी दयानंद जी ने गाय की सेवा में इस तरह के देखने लगे तो पहली गौशाला खोली। गौशाला कोई सॉल्यूशन नहीं है। गौशाला तो जो ऐसी बीमार और इस तरह की गाय है उनको सेवा करने के लिए खोली गई थी। तो ये सब चीजें कैसे आए, इसमें मैं दो चार पॉइंट बताता हूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये कोई एक आपका समाज या कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। पहले तो इसमें समझदारी बहुत जरूरी है। हमने नस्ल सुधार करनी है, साथ साथ उनके प्रोडक्ट गोबर यूरिन जो भी आप लेना चाहें पंचगव्य, इनके साथ साथ वो जो नस्ल है उसको प्योरिटी की तरफ लाना है, ताकि इन प्रोडक्टों में और शुद्धता आए। जब वो शुद्धता आ जाएगी तो ये सारे अपने आप इकोनॉमिक वाइज बढ़ जाएंगे। नंबर एक, गाय को जो हम लोग अभी सेवा के भाव में कहते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। उनको आज की डेट में तो शायद यही करना चाहिए। वो कहते हैं कि निराधारित निरा गाय, लेकिन हमने डेवलप तो उसको अल्टीमेटली सारी चीजों के लिए करना है। हमने दूध के लिए भी करना है, हमने गोबर की क्वालिटी के लिए भी करना है, हमने यूरिन के लिए भी करना है, और हमने धार्मिक एंगल से भी करना है, क्योंकि इसमें ऐसी गुणवत्ता है जो इसकी सेवा करे और इस तरह का करे तो उसमें चेतना और इस तरह का प्रभाव डालती है, समाज में बहुत अच्छा काम करती है। तो केवल ये ना सोचे कि भाई ये गाय है, एक धर्मशाला में खड़ी कर दी, इनको दाना पानी दे दिया, कुछ में कुछ गोबर बेच लिया, और वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया सबसे खराब ये हुआ है कि इसमें जो है ये हमारी क्रॉस ब्रेड और उल्टी सीधी होकर ऐसे हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो एक इसमें सबसे पहले कानून की जरूरत है। मैं तो 15 साल से देख रहा हूं कि ये लोग ये सोचते हैं कि किसी 2-3 स्टेट में हमारे यहाँ जो काउ स्लॉटर बैन नहीं है, इधर से उधर जाती है और इधर से उधर जाती है। मैं आपको कम से कम 50% लोगों ने गाय पालना इसलिए छोड़ दिया कि उसको उस राजस्थान से उसको हरियाणा में लाने में, उसको गुजरात से उसको यहाँ लाने में दूध के लिए या पालने के लिए लाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो, उनको गाड़ी में बैठते ही, और सारे किसान डरते हैं भाई गाय हम नहीं इधर उधर ले जाएंगे। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें एक सेंट्रल कानून चाहिए कि भारतवर्ष में सांस्कृतिक है, धार्मिक इश्यू है, काऊ स्लॉटर कहीं भी स्लॉटर ना हो, काऊ स्लॉटर बैन हो। इसका ये मैं समझता हूँ आपका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बगैर उसका सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ये हमारी कुछ भी समझ लीजिए, जहां जहां मेन इश्यू उठेगा हमें ये जरूर करना चाहिए कि भाई भारतवर्ष में एक सा रूल हो, उससे देश को फायदा होता है। मैं बता दूं, उसको देश को फायदा होगा। ये सब एक कहने की बात है कि कानून बन गया तो फिर ये मीट नहीं, नहीं मीट का जो गाय का मीट है वो भेजने से ना भेजने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साल में केवल 2 लाख गाय का मीट कटता है, बाकी सब दूसरे कटते हैं, और वो भी अनऑथराइज कटता है। जो ऑथराइज बड़े बड़े बुचरी हैं उनमें नहीं कटता है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। एक सा कानून बन जाए फिर ना तो बंगाल में जाएगी, ना बांग्लादेश में जाएगी, और ना ही केरला में जाएगी, ना कहीं और जाएगी, और किसान आपको एक दूसरे से ले जाएंगे। जो भी गाय है, पहले मेले लगते थे बैलों के, किसानों के, जो अपने पकड़ के जेवड़ा चल दिया और उसको लेके चल दिया, अपना काम लो जितना भी हो सके। दूसरा जो है ना, पूरे समाज को लगना पड़ेगा कि जो ये छुट्टा जानवर है ये हम छोड़ देते हैं, इकोनॉमिकल वायबल नहीं है। ये हमारी गौशालाओं से भी इतना काम नहीं चलेगा, हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। देखो भाई, जितने सांड घूम रहे हैं, अगर वो योग्य है छटवा लीजिए। सारे टेक्निकल हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, सब पहचान कर देते हैं कि ये तो साहिवाल गाय है, ये गाय है, ये सांड काम आ सकता है। बाकी को आप बैल बनाइए, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चाहिए वो गांव में घूमने वाले हैं, गांव एक जगह स्लॉटर करके बैल बनाइए, उसका गोबर का प्रयोग करिए, उसको खेती में यूज करिए,
और इनकी ब्रीडिंग जो असल में जो ब्रीड आप चाहते हो उनसे करिए। चाहे वो सांड उसका छाट के वो अच्छे वाला सांड रखे। जैसे एक गौशाला में मान लो ज्यादा गाय थार पारकर है या साहिवाल है या गंगातीरी है या मेवाती है तो हरियाणा है, तो उनमें वो हरियाणा का एक अच्छी नस्ल का सांड रखिए या उसका सीमन का प्रबंधन करिए। तो एक तो ये साथ साथ नस्ल सुधार का भी ऐड करना पड़ेगा हमें, इंक्लूडिंग गौशालाओं में, इंक्लूडिंग किसान और बड़ों के साथ में, और इंक्लूडिंग पंचायतों में। तो मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूँ, गाय एक सामूहिक हड़ में ज्यादा अच्छी खुश रहती है और उसका डेवलपमेंट वहां होता है। तो पहले हमारे गांव में सांड होते थे और गाय, सबकी गाय इकट्ठी होकर एक जगह इकट्ठी भी हो जाती थी, घूम फिरा के फिर अपने अपने घरों में भी ले जा सकते, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो घरों में आजकल समस्या है तो 5-10 आदमी मिलके छोटे लेवल की 20-25-50 की एक एक नस्ल की, मिक्स ना करते हुए एक एक नस्ल की वहाँ गौशाला टाइप या गोपालन करें। और उनमें ये प्रोविजन हो कि उनमें ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेजी सांड का टीका लगा गया, कोई ये सांड का टीका लगा गया। हमने ये स्टेप बहुत स्लो है, लेकिन शुरुआत नहीं करोगे तो वही कंडीशन बनती रहेगी। अब जो आपके पास स्टैंडिंग है, जो मिक्सर है आपके पास खड़ा हुआ है, वही तो ब्रीड कर रहा है। तो उनकी जगह सिलेक्शन तो आप अपने से ही तो कर सकते हो। इस तरह के स्टेप लेने पड़ेंगे। और ये अब क्योंकि कई स्टेटों में किसान के पास घर नहीं है, जगह नहीं है, खेती में भी जगह नहीं है, तो पंचायतों में कैसे न कैसे इंक्रीज करके, चाहे आप सामूहिक रूप से 10 आदमी मिलके करें, शहरी 10 आदमी मिलके करें, हमें सामूहिक गौशाला की तरफ स्पेशली ब्रीड वाइज की तरफ बढ़ने के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। सरकार की सहायता इसलिए लेगी, मैंने बताया ये जो जितने सांड घूम रहे हैं उनको आप बैल बनाइए और उनको भी सेवा करिए। किसी का कोई ऐसा नहीं कि ये इकोनॉमिक नहीं, और वो इकोनॉमिक है। उसका गोबर से भी, यूरिन से भी। मैंने 11,000 एडवाइस किया था पथमेड़ा गौशाला में, हनुमान मंदिर के पास 11,000 सांड, मेल सांड से उनका सस्टेनेबल बनाया, केवल खाद बेच के 300 रुपए की 20 किलो की बोरी स्वामी जी से बनवाया। उसमें जो आज ये डाल रहे हो ना खाद बनाने के लिए, जैविक जूविक, ये हम बहुत पहले ही बॉम्बे में बहुत डेवलप हुआ था, तो वो डाल के 40 दिन में तैयार हो जाता है और पूरा सस्टेनेबल हो गया। ऐसे हो सकता है, पर हम साथ साथ अब उसकी तरफ बढ़े कि हमें गाय से सारे काम लेने, जहां जरूरत है मेहनत की वो भी, और दूध भी रखना है, दूध की तरफ भी जाना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सरवाइव करना, 20 साल मैं बात कर रहा हूँ, 20 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं। और उसमें हमने गाय का गोबर, पेशाब, और स्पेशली जो हमारे तो काफी धार्मिक, सभी में मंदिर भी है, सभी में काफी जगह गौशाला भी है, कहीं आश्रम भी है, धार्मिक लोगों को जरूर एक हिस्सा गोपालन होना चाहिए, जैसे हमारे पहले गुरुकुल में होता था। ये धीरे धीरे आएगा, पर आप लोगों को केवल मैं अनुभव रहा है। हाँ, यहाँ हो भी रहा है, काफी जगह हो भी रहा है, पर आप लोगों को केवल मैं अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूं कि हम उस तरफ बढ़ें। केवल ये ना बढ़ें कि भाई गाय के गोबर को से वो ये बना लें, वो बना लें, फिर उसको बेच दें। नहीं, आप ओवरऑल गाय को दूध के लिए भी तैयार करना है, गाय को धार्मिक सेवा के लिए भी तैयार करना है, गाय को चेतना के लिए भी तैयार करना है, गाय को गुरुकुल में एजुकेशन के लिए भी तैयार करना है, गाय को प्रकृति के संरक्षण में भी तैयार करना है। तो इस तरह हम बढ़ेंगे। अब ये हमारा जो ग्रुप है, ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने सिस्टम डेवलप भी किया है, सामूहिक रूप से या सहकारिता के रूप में। तो हमारे यहाँ 54 ब्रीड बची है। 54 ब्रीड में कम से कम आधी ब्रीड, मतलब 27 ब्रीड छोटी छोटी और ऐसे है, वो तो आप उनको तो बचा के रख लीजिए। किसी एक गांव में, 2 गांव में, 5 गांव में उनका हम कहते हैं संरक्षण कर लीजिए। आप बढ़ाइए मत अभी उनको, वो दूध में थोड़ी सी कम है। और जो 27 बाकी है उनमें 17-21 के करीब तो करीब करीब दूध में सेल्फ सफिशिएंट है। उनको प्रॉपर और अच्छे इंप्रूव करिए। मतलब जैसे 5 लीटर की है तो उसको 1-2 साल में 6 लीटर की उसकी बच्ची आए, 7 लीटर की आए। इस तरह से ये संवर्धन कहते हैं इसको।
वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें हमें गवर्नमेंट की भी सलाह लेनी चाहिए, बड़े बड़े एनजीओ और कुछ लोग इस तरह का जो काम जानते हैं उनका भी सहारा लेना चाहिए। तो गाय का पालन इनक्रेज करने से बढ़ेगा। हमारे करीब करीब 50% से भी ज्यादा तो धार्मिक लोग हैं, वो कुछ भी फायदा ना हो तब भी उसको देंगे, करेंगे। लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए कि हमने 20 साल बाद हमें गाय को यहाँ हालत में देखना है। पूरे भारतवर्ष में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, लेकिन आपने प्लानिंग करनी है तो भारतवर्ष में की करनी है, ये एक सेंट्रल लेवल का कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। पहले फेज में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बात करेंगे। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही फरमाया, नस्ल सुधार की अति आवश्यकता है। जय गुरुदेव बाबा, मथुरा के यहाँ 5000 गोवंश में से किसी जमाने में 2 गायों से शुरू हुआ था, आज हम्प वाली सिर्फ 400 हैं। इस ग्रुप में एक जसवीर जी गुजर भी, हमर वो वहां गए, हमने जाके उन लोगों को बताया कि आपकी जो ये जहाँ पे ऊर्जा आश्रम में होनी चाहिए वहाँ नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। वैद्य राजेश कपूर साहब की विधि से हमने उनको ये बताया कि यही गाय आपकी सही है, बाकी गोबर से जांच करके बाकी आपकी गायें अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी प्रयास रहे अभी तक उन्होंने नस्ल सुधार पर कोई काम नहीं किया। आपका सुझाव है, बहुत अच्छा है, नस्ल सुधार पर कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसवीर जी गुजर से आग्रह करूंगा कि वो गाय के को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, किन किन क्षेत्र में यूज है, कैसे क्या किया जा सकता है, उस पर प्रकाश डालें। जी जरूर। जैसा बताया ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया था, उसके हिसाब से यदि देखते हैं हम, तो आने वाले समय में या हम पूर्व समय की भी जब बात करते हैं, क्योंकि पुराने समय जो परंपराओं के हिसाब से यदि हम पुराने समय को देखते हैं और उस समय यदि हम गाय के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे प्रत्येक गांव की, क्योंकि हम जीरो लेवल से लेके चलते हैं, तो प्रत्येक गांव में हम गाय का जो पालन होता था हमारा, वो गाय को विशेष ऊर्जा के लिए पाला जाता था। जिसमें यदि हम बात करते हैं विशेष ऊर्जा में, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि बैल, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ बैल, क्योंकि बैल का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि मैकेनाइज्ड सिस्टम है नहीं था इतना, तो बैल की आवश्यकता ज्यादा होती थी। क्योंकि जितने भी खेती संबंधी कार्य किए जाते थे वो बैल से होते थे, और बैल से खेती कार्य करने के लिए हमको गाय का पालन जरूरी था। क्योंकि पूर्व में जब भी हमारी गोमाता यदि किसी बछड़े को जन्म देती थी, तो उस बछड़े को हमारा किसान परिवार है वो एक अपने सदस्य के रूप में गिनता था। जैसे किसी सदस्य का यदि जन्म होता है, उस तरीका से ही बैल को एक सदस्य के रूप में माना जाता था। यदि हम पुराने आंकड़े देश के यदि लेते हैं, तो उस समय हमारे एक बैल को, जिस परिवार में एक बैल था, उसको भोजन के रूप में चारे या दाने की बात करते हैं, तो जो भी दालें और जो भी अनाज उसको दिया जाता था, तो इसका सहज भावों में हम अर्थ सोचें, तो मालूम चलता है कि हमारे पास में उत्पादन की भी अच्छी व्यवस्थाएं थी किसान के पास में, क्योंकि वो अपने उस बैल को चारे के दाने के रूप में अच्छा भोजन देता था। मेन फोकस जो था खेती में वो बैल था, क्योंकि साइड प्रोडक्ट के रूप में ही हम दूध को लेते थे। दूध, क्योंकि यदि आप जितने भी हमारे पूर्व ग्रंथ हैं, चाहे वृक्षायुर्वेद की बात करते हैं, चाहे ऋषि कृषि की बात करते हैं, कृषि वल्लभम की बात करते हैं, सब में आप जब गाय के बारे में हम चर्चाएं पढ़ते हैं, तो विशेष ये बताया गया है कि जब पुराने लोग हमारे गाय पर जब काम करते थे, जो बैल की ऊर्जा पर काम करते थे, इसके साथ में ही गाय के गोबर का जो प्रयोग किया जाता था, वो सबसे ज्यादा खेती में यूज था। और खेती में यूज करने के लिए गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में बहुत डिफरेंस, क्योंकि हमारे साथ में अच्छे वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार विशेष स्थिति में गाय के गोबर और भैंस के गोबर में डिफरेंस करने की जब सोच रहा था, तो कि उससे पहले तो मैं भी यही सोचता था एक्चुअल में
काऊ डक की बात कर रहे हैं या बफेलो डक की बात करते हैं, तो सेम होता होगा। लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करते हैं, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यदि बैक्टीरियाज़ हम जब देखते हैं, गाय के गोबर में इतने अच्छे बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं, जो भैंस के गोबर में नहीं पाए जाते। क्योंकि ये चीज़ मेरे को विशेष जानकारी मैंने एक बार देखा कि एक गाय ने गोबर अपनी जो सीमेंट जो सड़क होती है, जैसे डामरीकृत सड़क होती है, और उसके ऊपर गाय का गोबर पड़ा हुआ था। मैंने उस गोबर को हटा करके देखा था, तो उस गाय ने के गोबर के नीचे जो अपनी सड़क थी, उसमें छेद मिले। मैं खुद अचंभित हो गया कि इतने छेद, भैंस का गोबर भी हमने हटा के देखा। यदि हमने प्लेन ज़मीन में कहीं भी यदि कोई गाय गोबर करती है और उस गोबर को देखते हैं, तो उसमें भी हज़ारों मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु के छेद मिलते हैं। तो उससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है कि उस क्षेत्र में जसवीर जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। यहाँ पे जी, कार्य योजना बनाई जा रही है, जो हमें भविष्य के लिए चीजें आवश्यक हैं उनको संक्षेप में बताइए। करीबन 10 वक्ता हैं जो गाय के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, बहुत उच्च दर्जे का काम कर रहे हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसी पर आप संक्षेप में बात रखिए, 5 से 7 मिनट जी, में, 3 से 4 मिनट। जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। तो इसमें यदि हमको गाय की अर्थव्यवस्था आधारित यदि भविष्य में हमने गाय को रखना है, जैसे मैंने बताया है, तो समय का ध्यान रखते हुए, तो गाय को यदि हमारे किसानों के बीच में हमको इसको अच्छी तरीक़ा से लाने की कोशिश करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए कि जैसे हमको बताया था कि धार्मिक है या दूध के लिए, धार्मिक के लिए तो हम कर ही रहे थे। लेकिन जब तक हम मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा-सा ठीक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आज हमारा किसान है, वो यदि गाय रखता है घर में और यदि उसकी दूध की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए चारा, दाने, पानी की जो व्यवस्था कर रहा है, तो उसको दूध लेवल पर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए ब्रिगेडियर साहब ने पहले ही पूर्व में ही बताया है कि उसका दूध बढ़ाने के लिए हमको उसकी जो ब्रीड है, स्पेशल ब्रीड पर ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेशल ब्रीड के लिए ये है, या तो हम सामूहिक प्रयास गाँव लेवल पर कर सकते हैं, या सिंगल जिसके पास में अच्छी गौशालाएँ हैं, तो वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें आजकल बहुत से लोग तो खिलाफ चलते हैं, क्योंकि यदि हमको जिस चीज़ पे जल्दी यदि करना है, ग्रोथ करना है, तो कुछ समय के लिए हमको सॉर्टेड सीमन के रूप में हम उस स्पेशल ब्रीड पे काम कर सकते हैं। तो उससे क्या है, किसान जल्दी इस जो हमारी देसी गाय है, भारतीय जो गोवंश है, हम्प वाला, उसको जल्दी समय में अपना सकता है। क्योंकि जब उसकी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिल्क के साथ में और काम तो जो किए ही जा रहे हैं, चाहे गोमूत्र से कार्य किया जा रहा है या अ, गोबर पे कार्य किया जा रहा है, और गोबर से जो भी प्रोसेस बनाए जाएँगे, तो सबसे मेरा तो यही कहना होगा कि यदि हमको लंबे समय पर यदि किसानों के पास में भारत सरकार है, राजस्थान सर अलग-अलग सरकार है, वो तो सब्सिडी दे रही है गायों को पालने के हिसाब से, कि गाय किसान पाले, यदि बैल जो पाल रहा है, उनके लिए भी क्यों राजस्थान सरकार ने भी अभी सब्सिडी कर रखी है। तो इनको लंबे समय में यदि पालने के लिए यही करना होगा हमको कि इसकी जो ब्रीड है, उस ब्रीड को लंबे समय पर हमको सक्सेस करना है। बाकी वक्ताएँ बहुत हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा तो यही मानना है कि लंबे समय में हमको रखने के लिए यही कार्य करना है। बाकी धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए सुना। राहुल शर्मा साहब, इस संदर्भ में आप भी कोई कार्य योजना जो है फरमाएं। शर्मा साहब, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो मैं क्या है कि सुन हाँ, नहीं पाया, कोई सड़क पर बात कहीं नहीं। था मैं। हाँ, कोई बात हाँ, नहीं। हाँ, तो जो भी यहाँ गायों के विषय में बात हो रही थी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा ज्ञान थोड़ा सा सीमित है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। हम डिफरेंशिएट करके ऐसे देखते हैं, देखिए, एक गाय वो जो इकोनॉमी में पहले से शामिल है, मतलब जो दूध दे रही है, जिससे कुछ न कुछ इकोनॉमिक्स में फायदा हो रहा है। एक गाय वो जो इकोनॉमिक्स में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही है, स्थिति उस गाय की खराब है या उस बैल की स्थिति खराब है।
तो हमने पिछले 1 साल में जो रिसर्च हमारे बलबूते हुई, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन जो हमने जानने का प्रयास किया, उस प्रयास से हमें ये मालूम चला कि जिस गोबर की हम बात करते हैं, जो बेनिफिशियल है, अगर हम उसको ध्यान से समझें तो वह गाय जो दूध नहीं दे रही है, या बैल जो प्रजनन में नहीं है, और बछड़ा और बछड़ी जो अभी तक उस चक्र में आए नहीं है, उनका गोबर अलग होता है। नंदी का जो प्रजनन की श्रृंखला में है, और वो गाय जो दूध दे रही है या प्रेग्नेंट हो रही है, उस गाय के गोबर में फर्क होता है। तो उत्तम गोबर उसी का समझा जाता है जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंसेस नहीं है। तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस, जो गाय बच्चा नहीं दे रही है उससे पृथक हो चुकी है, जो दूध नहीं दे रही है उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं है, जितने हार्मोनल डिसबैलेंस एक दूध देने वाली गाय में होते हैं, क्योंकि इसके अंदर चिंता भी होती है, अवसाद भी होता है, अनसर्टिनिटी भी होती है, तकलीफ भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे गोबर की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं उन गायों का भला जो हमारी इकोनॉमिक्स में नहीं है पहले से, और जिनको दरकिनार कर दिया गया है या बैलों को दरकिनार कर दिया गया है, तो आने वाले समय में लोगों को जो गायें हार्मोनल डिसबैलेंस के बाहर हैं और जो बैल हैं, उनके गोबर को अलग तरह से जब समझा जाएगा, तब उनके गोबर की यूटिलिटी समझी जाएगी, तब उन जो हमारा गोधन है, उस गोधन को वापस सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। इस पर जो भी हमने अलग अलग माध्यमों से रिसर्च करने की कोशिश की, उससे ये पता चला कि इन दोनों के गोबर में बड़ा फर्क होता है। तो हम जहां भी जाते हैं, हम इसको बिल्कुल अलग तरह से पृथक करके ही बात करते हैं कि क्योंकि वो करना भी जरूरी है, वो मजबूरी भी है, क्योंकि जो इस सिस्टम से बाहर हैं, उनको इस सिस्टम में कैसे इंक्लूड किया जाए, वो सिस्टम में दया से नहीं इंक्लूड हो सकते। उनके गोबर की यूटिलिटी को दिखा करके ही वो इंक्लूड हो सकते हैं, और उनका गोबर दूसरी गायों से जो दूध दे रही हैं, उन गायों से सर्वोत्तम होता है, उच्च डिग्री का उच्च क्वालिटी का होता है। तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों को 15-16 तारीख के आसपास एक बहुत बड़ी खबर हम साझा करेंगे, जिस पर अभी काम हो रहा है, और देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित खबर होगी और वो आपको साझा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल प्रसाद जी, आप आपके विचार रखें। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल प्रसाद जी। मदन लाल जी। जी जी बोलिए जी। हाँ, आप आपके विचार, गाय को कैसे मेरे प्रमोट विचार किया है जा कि सकता है। गौवंश के ऊपर जो अभी जो गौवंश के ऊपर जो चर्चा चल रही है ना, तो इसलिए गौवंश को तो सबसे पहले तो किसानों को ही, जो प्रदेश जो जहाँ जहाँ प्रदेश जो है अपना अपना इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी, बाकी जितने भी पशुपालन मंत्री वगैरह हैं जो, तो उनको भी सर गौ पालन के लिए ना किसानों को आगे प्रोत्साहन करना चाहिए, नहीं क्योंकि कर, किसानों के बिना आप ये जी। बताएं कि ऐसे क्या अपन लोग करें जिससे है ना गाय प्रमोट हो। मतलब कौन सी हाँ बातें लोग न अपनाएं जिससे है ना, एक बिंदु ये तो हो सकता है चलो अपन उनको चिट्ठी लिखें, इससे काम चलने वाला नहीं है। कुछ ऐसी चीजें करें जो है ना, कहाँ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से गाय का प्रमोट नहीं हो रही जो होनी चाहिए। हाँ, ठीक 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 ठीक। नहीं, इस मैं पर अभी देखो मेरे पास तो इस टाइम 187 के करीब है गौवंश, उसमें से 134 के करीब तो गायें गायें हैं, बाकी बछड़े हैं, कुछ बैल है। तो लेकिन ऐसे प्रशासन तो हमारी और पशुपालन विभाग तो हमारी मदद कर ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल सेवा आयोग जो बना हुआ है, हिमाचल गौ सेवा आयोग, वो भी काफी हमें प्रोत्साहन राशि वो कर रहे हैं। अभी अक्टूबर से एक पशु के ऊपर, गौवंश के ऊपर जो है ना, वो देंगे 1200 रुपये देगी गवर्नमेंट, इसकी नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। लेकिन इसमें ऐसे है कि सबसे पहले हमें किसानों को ही ज्यादा ये देना चाहिए मतलब, जिससे कि किसान जो है ना, वो जो गाय माता जो है किसान के खूंटे में ही रहे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जी। ये है मेरी राय कि किसान जो है खेती के साथ है, किसान और खेती, गाय और गांव। तो गाय गांव जो है ना, इस जो स्कीम है इसको लागू करें, भारत सरकार सेंटर से भी कुछ करें, और स्टेटों में भी ऐसा कुछ
नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो तो भारत सरकार, राज्य सरकार की पॉलिसी अलग मैटर है। अपन लोग क्या हाँ, कर सकते हैं इस तरह का, जिससे है ना कार्य योजना बनाए, जिससे प्रमोट हो सकती है। विषय ये है। कार्य योजना भी बन सकती है। जब हमें देखो जितनी गौवंश हमारे पास है उनको हम ठीक तरीके से उनको खिलाने का, पानी का, रहने का पूरा अच्छा प्रबंध करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट होंगे। और उसमें हमें गौवंश के लिए जितना अच्छा हम काम करेंगे तो उससे क्या कि उसमें वर्मी कंपोस्ट हुआ, बाकी दूसरी जो चीजें हैं वो भी, जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार हो सकते हैं। गाय जो है वो किसी भी की ऊपर डिपेंड नहीं है। गाय तो अपना खर्चा खुद निकाल लेती है, लेकिन उसको ठीक तरीके से उसकी पालना की जाए और उसको ठीक तरीके रखा जाए, अच्छा उसको खिलाया जाए, तो वो गोबर से और गौमूत्र से जो है ये टोटली जो है ठीक तरीके से जो है ना एक एक आत्मनिर्भर जो है, अपने को हम जो है जितनी गौशाले हैं या गौ सदन है वो अपने ही पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसमें फिर दूसरी को सहायता भी लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा ही बड़ी बड़ी गौशाला इस टाइम है, पंजाब में, हरियाणा में है, दिल्ली में देखे तो इसलिए वहां भी अच्छा काम चल रहा है, गुड़गांव वगैरह में। तो वहाँ मिल्की उनके काफी जो है गौवंश से मिल्की भी है, तो दूध भी काफी उनकी सप्लाई होता है, हर जगह जा रहा है शहरों में। ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मनिर्भर अपने आप को निर्भर करना पड़ेगा, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब ये काम नहीं कर सकते हम लोग। चलो चलो हमें ठीक है। खुद ही जो है अपने ही गौशाला में या गौ गौ सदन में अपने ही जो प्रयासों से कुछ ऐसे साधन जुटाने होंगे तभी जाकर ये सारा कार्यक्रम ठीक हो सकता है। और ठीक लोगों को भी हम जागरूक कर सकते ठीक, हैं। और सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटेन बिल्कुल करना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। परमानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, शंकर भारती जी। अभी हम बाजार में हैं, आप लोग अपनी चर्चा जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पे शोरगुल बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अपना कोई कोई वक्तव्य बात नहीं नहीं, रखेंगे। फिर कभी कोई मौका बात नहीं मिलेगा। मदन लाल जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मदन लाल जी, ललित हाँ जी जी पंत, बोलिए, मैं तो अभी बोला। हाँ जी। ललित जी पंत, ललित जी पंत, श्री जी महाराज, श्री जी, श्री जी, और कोई भी इस या संदर्भ में गोपाल अपना। प्रसाद से पूछिए, गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद जी, जी और जो नमस्कार। जो कोई महानुभाव। हाँ नमस्कार। मैं आज की जो परिचर्चा है इसके मद्देनजर मैं अपनी दो बातों को रखना चाहता हूं। एक तो फरमाए फरमाए। एक तो यह है कि अभी सरकार ने जीएसटी की जो नई नई घोषणा की है और जो बैंड बजा रहे हैं, ये अपना जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। इससे संबंधित वो विषय है गाय का। गाय का क्या मतलब, ये इन्होंने स्लाटर हाउस के ऊपर में जो है इन्होंने उसको सब्सिडी देने का वो किया है। उसमें इनका जीएसटी जो है बिल्कुल या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो न्यूनतम एकदम कर दिया है। तो मेरा मानना है कि जहां गाय से रिलेटेड दूध है उसके ऊपर में आप जीएसटी क्या कर रहे हो, परिवर्तन वो देखो। और दूसरी तरफ स्लाटरिंग का जो चीज है उसके ऊपर में आप न्यूनतम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। तो हम सभी गौ भक्तों को का जो ध्यान है जीएसटी की इस प्रक्रिया का, इस सरकार का जो रणनीति है और उसकी जो सोच है उसके ऊपर में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो कृपया करके आप सभी से अनुरोध है, इस विषय पर खोजबीन करें, तथ्य तथ्य जुटाएं। और अगर ये सत्य है और सरकार अगर इस तरह का मंशा रखती है तो इस मंशा को हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा कि इस सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है। हमें दिखाया क्या जा रहा है, हमें वोट के टाइम में ये हिंदुत्व का नारा देते हैं, गाय की गंगा की बात करते हैं, लेकिन असल में प्रैक्टिकल में ये किस तरह से
चंदा लेने के लिए और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये किस तरह का छद्म और क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं। तो एक तो बात मैं ये आप लोगों के समक्ष लाना चाह रहा था, और दूसरा विषय यह है कि अभी अभी मुझे पता चला है सोशल मीडिया के एक पोस्ट के माध्यम से, उसमें यह है कि स्लॉटरिंग का जो भी अवशेष होता है, यानी जो भी कत्ल खाने हैं, कत्ल खाने में जो भी मांस का जो अवशेष बचता है, तो उस सारा अवशेष को सरकार ने अलाउ किया है कि उसको जो है खाद बना करके और उसको खेत में उपयोग किया जाए। तो सवाल उठता है कि अभी जो भी आदमी मांसाहारी हैं तो उनके ऊपर में तो कोई, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं, जैसे मैं शाकाहारी हूँ, तो सवाल ये उठता है कि वो अगर खाद, वो मांस का अवशेष, वो जो खाद के रूप में परिणत हो जाएगा और वो जो हमारे खेत में आएगा, उससे जो तैयार जो उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा हमारा, तो वो हमारा शाकाहार के ऊपर में तो क्वेश्चन मार्क लगा ही देगा। विशेष रूप से जो जैन धर्म समुदाय के लोग हैं, या जो भी शाकाहार का प्रबल पक्षधर हैं, मांसाहार के विरोध में हैं, ऐसे लोगों की जो भावना है, उसका जो मर्यादा है, उसकी जो धार्मिक आस्था है, उसके ऊपर में भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर में भी तहकीकात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है और हमारे धर्म, हमारे अस्मिता, हमारे आस्था के ऊपर में बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा प्रहार है। मुझे लगता है कि सरकार के जो एडवाइजर्स हैं, वो बहुत सरकार से गलत निर्णय करवा रहे हैं, और मैं तो इसका प्रतिरोध करूंगा। मैं इस दोनों विषय को लेकर के मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत इतना ही सुंदर, कहना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मदन लाल जी, आप फरमाइए। शायद आवाज नहीं जा रही है, भास्कर पाटिल साहब। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबको नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं सिर्फ वो राहुल है क्या नाम, शर्मा जी जो बोल हाँ गए राहुल ना शर्मा उसके, जी। हाँ हाँ उनके जी। संदर्भ में मैं पूछना चाहता था सिर्फ, उन्होंने जो एक मुद्दा रखा यहाँ पे कि वो जो गाय के गोबर में डिफरेंस है ऐसा जो रखा था, और हार्मोनल बैलेंस को लेकर के रखा था, तो वो बोल रहे थे कि लोगों को ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, तब उनका इस वो संदर्भ में ऐसा। आप सीधा नंबर ले लें, उनका सीधा नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिए राहुल जी, तो सीधा हाँ नंबर ठीक लेके है। इस पर तो आप चर्चा कर लें। आप तो आज की जो वो कार्य योजना से किस तरह करें कि वो गाय प्रमोट की जा सके, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। हाँ नहीं, उस पर करेंगे, प्रयास करेंगे उस पर भी, लेकिन अभी मैं कुछ आज बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी। बलदेव राज सूद साहब। सुमेर सिंह जी, वो कुछ ऐसे साथी हैं जो जिन्होंने गायों पे बहुत अच्छा काम किया है, हाँ पहले उनसे फरमाइए सुन लेते हैं। हाँ, हाँ उनकी बिल्कुल सुन लेते बिल्कुल। हैं, बाद में हाँ अन्य बिल्कुल साथियों बिल्कुल। को भी उसमें जोड़ लेंगे। हाँ तो पहले आप फरमाए किनको लेना है, जी जी, इसमें बताइए। हमारे साथ अभी ब्रजेश जी जुड़े हुए थे, वो शायद निकल गए। और हमारे साथ रमेश पांड्या जी जुड़े हुए थे, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। अ, राहुल शर्मा जी ने बात रख दी है। हाँ राहुल शर्मा जी ने रख दी। जी। सहकार भारती के नाम से कौन साथी जुड़ा हुआ है? कोई अगर इस पे आप इस विषय पे कुछ बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सहकार भारती के नाम से साथी का एक वो दिखाई दे रहा है। जी, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही जी है, आ रही है। जी, मैं अनुपम हूँ। मेरे पास हरियाणा प्रांत में सहकार भारती संगठन में दायित्व है, और पिछले कई 2-3 विषयों से आप लोगों का प्रयास मैं देखता रहता हूँ। सहकारिता मेरा मूल विषय है, तो मेरे पास तो जो सुझाव है वो
कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ ही रहता है। गाय के संदर्भ में भी यदि हमें कुछ करना है तो गाय कैसे पलेगी, कैसे ठीक होगा, ये कार्य तो गौवक्त माने सबसे अच्छा जानते हैं। उनकी अनुभव, उनका ज्ञान शायद इसमें सबसे ज्यादा है। जो कमी आ रही है शायद इस तरफ पे आ रही है कि हम लोगों को कैसे जोड़ें, इसको मास मूवमेंट कैसे बनाया जाए। तो ऐसा ध्यान में आता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, उसी के पैटर्न पे क्यों ना हर फैमिली को प्रमोट किया जाए कि भाई सामूहिक गौ पालन हो, और इस संदर्भ में कोई सहकारी समिति बनाई जाए। हम सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े तो हैं ही, लोगों के साथ मार्केट से जुड़े ही रहते हैं। हमारा अपना भी नेटवर्क है, हम लोगों को जानते हैं। तो इसके माध्यम से यदि एक ऐसी सहकारी समिति बने जहाँ पे हर परिवार एक गऊ को अडॉप्ट कर सके, फिजिकली ना पाले, वर्चुअली पाले, उसके जो खर्चे आते हैं वो एक शेयर कैपिटल के रूप में इकट्ठा हो जाएं एक सहकारी समिति में। उस सहकारी समिति का संचालन हम सारे जो गौ भक्त हैं, जिनको इस चीज़ का ज्ञान है, वो करें। इस माध्यम से शायद एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में कार्य हो पाए। ऐसा प्रारंभिक अभी विचार सुन के एक अभी बात निकल के आई है। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं अगली बार इस पे और तैयारी करके विषय रख सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, पहला वो हाँ चैट जी। बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, अपना नाम नंबर डाल दें। और ये कम्युनिटी गौ पालन, सामुदायिक गौ पालन पर हम लोगों ने पिछले 2 महीने में 1 या 2 प्रोग्राम किए। तो ब्रिगेडियर राधाराम जी ने और 1-2 और साथियों ने इस पर काफ़ी अच्छी पहल की हुई है। हमारे साथ बिहार में जुड़े हुए हैं राजीव पटवर्धन जी, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो विचारों का आदान प्रदान और साथ में मिलके इसको हरियाणा और देश के अन्य राज्यों में बढ़ाने का प्रयास सभी लोग मिलके करेंगे। तो इसमें नंबर आप छोड़ दीजिए और हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर साहब तो अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे चर्चा करना चाहें तो उनको उनके साथ जोड़ दिया जाएगा, आप कर सकते हैं। सुमेर सिंह हेलो आगे हेलो, बताइए। मैं 1 मिनट इनको कहना चाहता हूँ कि ये ये आज की डेट में गाय को वापस लाने का ये एक मात्र तरीका है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तो इसको 10-12 बार कह भी चुका हूँ। अब हम सब ने सामूहिक रूप से, चाहे परिवार सामूहिकता हो और सहकारिता, इवन एक गांव में हम एक ब्रीड पकड़ लें, उसको सुधार भी हो जाए, उसको सारा गोबर पेशाब सब एक जगह काम आ जाए, ये सबसे अच्छा सुधार है मेरी नज़र में तो। और इसको करें कैसे, क्योंकि ये इन्होंने जो बात कही है ये केवल गांव वालों के लिए नहीं है, ये हम सामूहिक गौपालन पंचायत कर सकती है। ये हमारा सामूहिक गौपालन शहर के लोग 15-20 एक मिलके सहकारिता के रूप में और गांव में लीज लेके, जमीन लेके, या गांव के 2 आदमी साथ रख के ये आगे बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में यही स्टेप है जो हम गौ माता को वापस उसी रूप में लाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, जो भी आपका नाम है, और ये बहुत अच्छा है, ये ही एक आगे सॉल्यूशन निकलेगा। धन्यवाद। इस संदर्भ में जो भी और वक्ता बोलना चाहे, दीपक अग्रवाल साहब। पीसी अग्रवाल साहब। राजावत जी, मैं बोलूं थोड़ा? हाँ, राजावत जी। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया ना, उस संदर्भ में मैं बोलना चाहता था। मैंने अभी, हालांकि हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में हमारी ग्राम सभा हुई, तो उस ग्राम सभा को अटेंड करने की मैंने कोशिश की। उस वक्त में पानी चल रहा था, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट निकाला था, कुछ लोग ही थे वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि हम आपको जगह दे सकते हैं, यानी ग्राम पंचायत की जो जगह है वो जगह हमको मिल सकती है।
ये ब्रिगेडियर साहब को भी बताना था, और वो जो कंज्यूमर सोसाइटी के संदर्भ में बोल रहे थे साहब अनुपम जी, उनको भी बोलना था। धन्यवाद। और कोई अपने विचार गाय को प्रमोट करने के लिए? नहीं, अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला ना कि हमको एक सब मिलके करने को होना ऐसा, या तो फिर कुछ लोगों को ज्वाइन करके तो फिर हमको जगह मिल सकती है। जगह का सब्जेक्ट निकाला था उन्होंने, जगह पर बोले थे, तो जगह मिल सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश होनी चाहिए, ऐसा ही बोल रहा था मैं। हमारे यहाँ पे नहीं, एक हो महाराज सकता है है। वो सहकारी का थ्रू हो सकता है, वो अच्छे पॉइंट है, उसी पे आएंगे हम धीरे धीरे। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। साहब, ब्रिगेडियर साहब जी, हमारे यहाँ पे एक महाराज है, हमारा छोकरा ही है वो एक, तो उसको मैं बोलने वाला हूँ ये बात ऐसी कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, ग्राम पंचायत वाले हमको जगह देने को तैयार है, तो आप उस जगह को लेके वहाँ पे गौशाला भी कर सकते हैं। और अगर हमको, हमारे गांव में एक स्कूल है जहाँ पे मैंने काम किया था, वो स्कूल में कुछ जगह भी है, तो गुरुकुल अगर शुरू कर सकेंगे तो वो मैं उनको बोलने वाला हूँ। मैं तो कुछ ज़्यादा यानी एक्शन मोड में आप जो बोलते हैं उसमें ज़्यादा नहीं आ सकता, लेकिन मैं उनको ये सूचना या क्या बोलते हैं हम, प्रेरित करने का काम कर सकता हूँ। मैं उनसे बात करूंगा। जरूर करिए, क्योंकि इवन हमारे धार्मिक जगह गुरुकुल और ये सब भी गौशाला को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। कई तरीके हैं, आगे लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि जरूरत और भी आगे आएगी स्थिति की, क्योंकि घरों में मुश्किल हो जाएगी, तो हमें सामूहिक रूप की तरफ और सहकारिता की तरफ जाना पड़ेगा। एक आदमी करना थोड़ा मुश्किल है। ये अच्छे पॉइंट उठे हैं। धन्यवाद सबका। और कोई नमस्कार। अपने विचार देना चाहे हाँ कार्य योजना में? नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अर्पित दसानी बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। बहुत बढ़िया, और बहुत जी, फरमाए हाँ, फरमाए फरमाए बोलें। मैं देखो, अब मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था, तो मैं इस विषय में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपन लोगों को जो हम चाहते हैं कि गऊ को बचाना है, तो गऊ से ऊपर जो हमारी खेती जो निर्भर है, तो उसके ऊपर भी हमको बहुत ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा। उसके डबल फायदे हैं, क्योंकि जैविक खेती अगर कोई आदमी, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, तो जैविक खेती की जो खाद है उसका मुख्य आधार गोबर गौमूत्र होता है। तो लोगों को जितना हम जैविक खेती की तरफ प्रेरित करते जाएंगे, उतना वो लोग गऊ को खाली दूध के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भी बाकी प्रोडक्ट का करेंगे। और भी जो इस्तेमाल, जो अपने गौमूत्र का इस्तेमाल हो गया, या राख का इस्तेमाल, गोबर का हो गया, गोबर का जैसे राख का इस्तेमाल मैं करता हूँ, गोभस्म बनाते हैं हम लोग, पानी में यूज करते हैं वो। तो वो गोभस्म मतलब पानी को सीधा, मैंने अभी अभी टेस्ट किया था, रिसेंटली की बात है, मतलब अब दिल्ली में पानी खराब आता है हमारे यहाँ पे, तो मैंने उसको इसके लिए आरओ लगाया, तो आरओ से पानी एसिडिक हो जाता है। तो पानी एसिडिक हो जाता है, तो मैं उसमें गोबर की भस्म ऐड कर देता हूँ। तो गोबर की भस्म ऐड की, थोड़ा सा तुलसी का रख किया, तो पानी का मैंने टेस्ट किया, तो वो एल्कलाइन नेचर का आ गया। तो वो एल्कलाइन नेचर में, मतलब आप सोचो कि गोबर के कितनी, और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि गोबर की भस्म जो होती है, उसका मतलब आपके शरीर का जो पानी होता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो पानी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब मिनिमम मात्रा होती है, बहुत ज्यादा राख नहीं डालनी होती है, मिनिमम मात्रा, और राख नीचे सेटल हो जाती है, पर वो पूरे पानी पे अपना इफेक्ट दे देती है। तो इस तरीके की चीजें, जैविक खेती का हम जितना प्रमोशन करेंगे, क्योंकि जैविक खेती सबसे मुख्य आज जरूरी हो गई है हमारे घरों में। दिल्ली जैसे शहर में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि भाई कोई मेरे को जैविक चीज दे, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट किसान से लिंक करूं, पर किसान से खाली मोटा धान या फिर जो साल भर जो कलेक्ट कर सकते हैं वो चीजें आ सकती है, बट सब्जियां वब्जियां अभी भी मेरे को बिना जैविक की खानी पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, कि हमको पता है आदमी कौन है सामने। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसके पीछे कंपनी का फेस होता है, उसके पीछे कोई आदमी नहीं होता है, उसके पीछे नौकर होता है। नौकर को तो जैसा सिखाया जाता है, जैसा उनको हुकूमत सिखाती है, जो मालिक बोलेगा वैसा वो बोल देता है, उनको ना पता है, उनको ना कुछ पता है। तो हमें एक दूसरे से, किसानों से हो गया, या इस तरीके ऐसा एक कोई समूह बनाए, जिसे एक समूह बना हुआ भी है ऐसा, पर और भी समूह जितने हो सके कि किसानों से डायरेक्ट कंज्यूमर्स लिंक होते जाए, और वो लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना खरीद और बेचवाली करे, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
और जैविक खेती का जितना प्रमोशन करेंगे उससे भी गाय माता को बहुत ज्यादा अपने मतलब प्रोटेक्शन के लिए जाएगा, क्योंकि आदमी सब कुछ अर्थ से रिलेटेड होता है। अब अर्थ नहीं है आदमी को तो वो मजबूर हो जाता है कि भाई अब मेरी गाय मेरी कोई काम की नहीं है, तो वो गाय को बेच देता है या कुछ भी करता है। पर उसी गाय या उसी नंदी से उसको अगर उसको अर्थ भी मिल रहा है, उसको सब कुछ बोलते हैं ना, उसको अपना भी मिल रहा है, तो वो अपने आप उसका भी ध्यान रखेगा। तो ये एक मानवता का एक ये बोलते हैं ना साइकोलॉजी है कि उसको कुछ अगर मिल रहा है तो वो अपने आप उसका ध्यान रखेगा। तो हमें इस दृष्टि में जाना है कि किसानों को या जो भी गौपालक है उनको कुछ ना कुछ इस गौपालन में मिलता भी रहे, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भी हमको एक रक्षा। जो बहुत लोग होते हैं 1% 2% जो एकदम हाईली मोटिवेटेड होता है कि भी हमको तो रक्षा करनी है, बट 90% से ज्यादा लोग पैसे से ज्यादा मोटिवेशन होता है। तो हमको ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि भाई बाकी सारे जो प्रोडक्ट है वो हम खरीदे और उसका प्रमोशन करें, और किसानों को भी बोले कि आप ऐसा ऐसा उपजाऊ बनाए, जैविक खेती करें। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक किसानों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की स्टडी नहीं होगी तो कैसे प्रमोट हो सकता है किसान? किसान एक प्रॉब्लम पर आधारित नहीं है। आज किसान उस तरह की लेबर करना नहीं चाहता, एनवायरनमेंट सारा बदल गया है। ऐसी स्थिति में उसकी स्टडी भी आवश्यक है। अन्य कोई साथी जो इस विषय पर अपना प्रकाश डाल के प्रमोट करने के कोई बिंदु बताना चाहे? अनिल राठी जी और फिर राहुल शर्मा जी, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अनिल हाँ, राठी जी। अनिल राठी साहब। सर जी सब जय गौ माता, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में अभी जो भास्कर राव जी पाटिल बात कर रहे थे, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन चलाया था, उसकी महाराष्ट्र में 1,82,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जो सरकार ने अभी उसको वितरित नहीं किया, वाटप ही नहीं किया है। और इतनी ही जमीन लगभग जो गायरान होती है, गावरान यानी गाय के लिए स्पेशली जो पुराने जमीनें कुछ लोगों ने दी हुई थी ग्राम पंचायत को, ऐसी कई जमीनें हैं जो आज लोग कब्जा रहे, उनके आजू बाजू के जो लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं उस पर, और उसकी अपनी जमीन करके वो बेच रहे हैं। बिहार में आपको इसमें बहुत ज्यादा जमीनें देखने को मिलेंगी। एमपी में बहुत सारी जमीनें इस आंदोलन के अंतर्गत मिलेगी। और महाराष्ट्र शासन तो अभी उन्होंने गाय पर बहुत बड़ा एक कदम उठाया है कि गाय के लिए वो काफी बड़े पैमाने पर, अगर आप 100 गाय पालते हैं तो 10 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, और उसमें सभी तरह की सुविधाएं वो देना चाहते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के माध्यम से ही देना चाहते हैं किसी सोसाइटी को। तो मैं चाहूंगा कि हम महाराष्ट्र में एटलीस्ट हम एक नया आंदोलन खड़ा करें कि ये जो भूदान की जो जमीनें हैं वाटअप करने की पड़ी है, जो गवर्नमेंट ने वाटअप नहीं की है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई खेती होता नहीं है, झाड़ जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं बाद में, तो ऐसी जमीनों का भी उपयोग हो, इस संबंध में हम क्या कदम उठा सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने अभी 2 महीने पहले ये जानकारी ये कानून के माहिती के अधिकार में ये लिया था, जानकारी ली थी, तब मुझे ये सब पता चला है। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र का ही पिक्चर मैं बता रहा हूँ। और अभी जो वर्तमान कृषि मंत्री है केंद्र में, शिवराज जी चौहान, वो इस समस्या को जानते भी है बहुत अच्छे से, तो वो अपने को सहयोग भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल शर्मा साहब, आपने हाथ रेज किया हुआ है, कुछ फरमाए। मेरा सवाल जो हमारे अभी आदरणीय सदस्य दिल्ली से बोल रहे थे उनकी बात पर है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उनकी खोज है या उन्होंने जो फाइंडिंग की कि गाय के गोबर की जो राख है, उस राख को पानी में डालने के क्या फायदे हैं, एक तो उसके बारे में ग्रुप में लिख करके बताएं। दूसरा, क्या ये बात जो उन्होंने आज हमसे साझा की है, उन्होंने कुछ और लोगों से भी साझा की है ये बात, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप आप जैसी उत्प्रेती जी का नंबर है आपके पास, उनसे सीधी बात का करना। अग्निहोत्र भस्म जो है इसका सीधा प्रयोग किया जाता है। उस पर क्या कहते हैं, महामृत्युंजय के जाप के साथ जब फिटकरी को घुमाया जाता है, उस जल को पिया जाता है तो ऊर्जा होती है। और जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, आपके पास 100 किलोमीटर दूर हमारा घर है, 115 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी के पास। आप यहाँ पधारें, उस ऊर्जा को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नहीं, मेरे को उस ऊर्जा में भरोसा है। मैं ये ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, ये कह बताइए। रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं प्रयासों की,
तो अगर हाँ किसी व्यक्ति ने दिल्ली में इसको महसूस किया और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, 100-200 लोगों को अगर इसे प्रचारित नहीं किया, तो वो हमारे तक ही रह जाएगी। मेरा बिंदु बिल्कुल ये है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं ना ये नहीं जानना ये चाह रहा हूँ, क्या उन्होंने मतलब ऐसा कुछ किया? बस, अच्छा धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक सर, थैंक यू। हाँ सही जी, नमस्कार जी। मैंने क्या बोलते हैं हमारे मतलब मैं जैन समाज से हूँ। तो जो जो हमारे साधु संत है ना, वो लोग जो ये एक पर्टिकुलर टाइप का ये राख वाला ही पानी पीते हैं। तो मैंने इस पे और गहन चिंतन किया था। जो मैंने अभी एसिडिक वाली बात की थी, ये 2-3 दिन पुरानी बात है, जो मैंने मेरे घर पे खुद टेस्ट किया था। तो इसको ज्यादा कोई बात प्रमोट नहीं नहीं। किया। हाँ, हाँ इसको कोई ज्यादा बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इस संदर्भ में आप देसी उत्पत्ति जी का नंबर ले लें, और जिस तरह का आपको वो चाहिए उस तरह के आपको ज्ञानी मिल जाएंगे, और जितना आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो गाय उससे प्रमोट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और कोई वक्ता? और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी। एक अभी अभी राजस्थान में अभी गोचर भूमि और ओरण भूमि को लेके आप लोग को शायद पता होगा कि बहुत सारे सरकार वहां पे वो बना रही है, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज को देने का प्लान है। तो उस विषय में राजस्थान में बहुत बड़ा अभी पीछे ही मतलब कोई 15-20 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो ये पूरा आया था, तो उन्होंने पूरा आंदोलन किया था। तो इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में अगर ऐसा कोई आ रहा है जहाँ पे गोचर भूमि और ओरण भूमि को सरकार या कोई भी मतलब XYZ कॉर्पोरेट कंपनी कब्जा करने की कोशिश करे, तो हम सबको उसका साथ करके पुरजोर विरोध करना चाहिए। और उन लोगों ने जो विरोध की तरीका अपनाया था, उन लोगों ने बकायदा सबसे है ना, जितने भी लोग थे उन्होंने गौशाला के बाहर में अपना एक टेबल रख दी, और वहां पे एक एक फॉर्म सबसे साइन कराए थे नाम और नंबर के साथ कि हम इस चीज का विरोध करते हैं। तो लगभग 1 लाख लोगों का विरोध उन्होंने वहां पे दर्ज कराया था। तो मेरे को ये तरीका अच्छा लगा। और इस तरीके से कहीं पे भी किसी कोई भी जगह हो और ऐसा कोई भी कार्य हो रहा हो जहाँ पे गोचर ओरण भूमि को कब्जा किया रहा है, तो हम लोग सबको मिलके उसका विरोध करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई अपने विचार, इस प्रमोशन के गाय को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? मैं प्रेमानंद कानपुर से। हाँ राजा प्रेमानंद जी, फरमा गाय के फरमा लिए फरमा। सभी लोग चिंतित हैं कि गाय कैसे बचे। गाय की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, बैल की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? हमारे देश में जो आया है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जब से आया है तब से हमारा गौवंश। तो हमको इसके खिलाफ भी मुहिम चलानी चाहिए। अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे जमीन के विषय में कि मुहिम चलानी चाहिए, तो मुहिम तो बहुत सी चलानी चाहिए जिससे गाय को बचाया जा सकता है। अभी मैं जयपुर गया था, वहां पर रमेश पांड्या जी मिले हैं, जिन्होंने गाय के मूत्र से 2 घंटे के अंदर ऐसा पेय पदार्थ बना दिया है जो कि 132 बीमारियों को दूर कर रहा है। तो ऐसे प्रमोशन होगा। हम लोग कुछ करें, करने की प्रेरणा लेकर चलें, ग्राम समाज में उसकी प्रचार प्रसार, उस प्लांट को लगाएं। मैंने तो उनका माल सप्लाई शुरू कर दिया है। रमेश पांड्या जी का जो एक अग्रवाल साहब कोटा में बनाते हैं, जिन्होंने उसका पेटेंट भी कराया संजीवनी रस का, और उनकी मैंने जहां जहां से डिमांड आ रही है, बॉम्बे, कोटा, कई जगह मैंने डिस्पैच कराया है माल। तो गाय को जब तक आप उत्पाद से नहीं जोड़ेंगे, बिजनेस से नहीं जोड़ेंगे, तब तक गाय, और खूंटे से नहीं बांधेंगे तब तक गाय कटती रहेगी। सरकार से चिल्लाने से नहीं बचा पाएंगे। आप अपने खूंटे से बांध दीजिए, बस सरकार की क्या औकात है गाय को कटवा देंगे। गाय को बचाना है तो किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। 12-13 करोड़ गौवंश बचा है, 14 करोड़ किसान परिवार हैं पूरे भारत में। हम सब लाचार बने हुए हैं और गाय उसकी वजह से लाचार है। हम क्यों नहीं गाय को पालते हैं, हम क्यों नहीं गाय को बांधते हैं? हर गाय से हर चीज प्राप्त हो सकती है, सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मक्कारी चढ़ी हुई है। आज हमारे बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर किसान होंगे तो बैल से खेती नहीं करते होंगे, एक आधे को छोड़ के, बाद बाकी सब ट्रैक्टर का ही प्रयोग करते होंगे। इसलिए पहले हमको खुद को बदलना होगा, अपने समाज को, तभी हम बदल पाएंगे। हम खुद को ना बदलें और रोज भाषण देते रहें, रोज लेक्चर देते रहें, उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है। गाय का संवर्धन, गाय को नई दिशा अगर देनी है तो ग्राम स्तर से, वार्ड स्तर से हमको चयन करके, हमने एक अभी मुहिम जारी की है कि हमको गाय के पेट से कैसे पॉलीथीन निकालनी है।
क्योंकि सड़क पे घूमने वाला गौवंश जितना भी होता है वो पॉलीथीन का शिकार है, और इसी वजह से अंदर उसके गैस बनती है और वो मर जाती है। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि गाय को 4-4, 5-5 गाय कमिश्नर से बात करके या डीएम से बात करके अपने अंडर में ले करके उनका उपचार करेंगे और उनको गौशालाओं में शिफ्ट करेंगे। गौशालाओं में भी देख रेख करने की जरूरत है कि गौशालाएं आजकल कत्ल खाना बनी हुई हैं। हम सुमेरजीत सिंह के यहाँ गए थे, इन्होंने जो अपनी व्यवस्थाएं गाय के लिए बना रखी हैं बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं इनकी, और ऐसे ही हर किसान को 4-4, 5-5 गाय, 10-10 गाय पालनी चाहिए, तभी हमारा गौवंश बचेगा। अन्यथा हम लोग केवल मीटिंग करते रहेंगे और गौवंश कटता रहेगा। सामूहिक विरोध जो भी बताया भाई ने कि जमीन के लिए 1 लाख लोगों के फार्म भरे गए, हम क्यों ना 1 करोड़ के फार्म भरे कि गौहत्या पूरे भारत से बंद हो? हम क्यों ना इसके लिए संघर्ष करें कि गौहत्या पूरे भारत से बंद हो और फार्म हर वार्ड में, हर ग्राम सभा में जा करके लोगों से भरवाए जाएं। सनातन धर्मी कोई भी नहीं चाहेगा कि गाय कटे, और ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन धर्मी ही गाय को कटवा रहे हैं और उसमें लिप्त हैं, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज है। आज जिंदा गौवंश हमारा 4-5 हजार का है, मरा गौवंश करीब 1 लाख का है। इसलिए पैसे की दौड़ में लोग मर रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं, और उनके जो हश्र हो रहे हैं वो भी वो भुगत रहे हैं। इसलिए गाय के लिए जो भी अच्छा सोचते हैं, गाय के उत्पादों को बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें, घर घर तक उत्पाद पहुंचाएं। सुमेर सिंह रजावत जी के गांव में जितने भी घर हैं, जो भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, हर घर में पहुंचाएं। हमारे जितने भी गौ भक्त हैं, हमारी तो उनसे अपील है कि अपने आसपास अगर जगह नहीं आपके पास है तो आप किसी भी गौशाला में कार्य शुरू करें, वहाँ कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, बनवाना शुरू करें, उसकी मार्केटिंग कराएं। जब हमारी मार्केट में गाय की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप किसान उसको बांधेगा। एक किसान अगर चाहे तो एक गाय से 3,000 रुपए से 4,000 रुपए महीने की प्राप्ति कर सकता है बिना दूध के। लेकिन सब जानते हैं, करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि इतना आदी हो गया है ना आदमी, कर्म करना नहीं चाहता है, फायदे चाहता है। सरकार दे दे फ्री में, सरकार दे दे फ्री में, सब सरकार का डमरू बजा रहे हैं। अरे सरकार तो निकम्मी है ही है देश की, जितना दे रही उतना लेते रहिए, अपने आप भी कुछ करने की चेष्टा कीजिए, तभी हमारा गौवंश बचेगा। अभियान चलाइए कि हमारे देश से गौहत्या बंद हो, इसका जोरदार अभियान चलना चाहिए। जंतर मंतर पे जैसे करपात्री जी ने एक बार संघर्ष किया था, कई बार संघर्ष हुआ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तब तक मत हटिए वहां से जब तक गौहत्या पूरे भारत में बंद होने का कानून न बन जाए। ये देश तभी बचेगा जब गौ माता बचेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, राष्ट्र माता की जय। और किसी हमारे बीच भाव को महेंद्र बजाज जी हैं, ये गाय पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महेंद्र बजाज साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बस मैं अभी जुड़ा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ। हम आपको लाइन ऑफ एक्शन बता देते हैं। ऐसी क्या कार्य योजना बनाई जाए जिससे गाय को यूज किया अच्छा मतलब क्या कहें उसको, गाय का महत्व बढ़ जाए। नहीं, अभी हमारा जी ने जो कहा, घूमने से बच जाए, ऐसी क्या कार्य योजना बनाई जाए? देखिए, महाराज जी ने जो भी कहा ना कि प्रोडक्ट बनाइए और मार्केटिंग कीजिए, तो मार्केटिंग का जो हमने फंडामेंटल तैयार किया है, 1 करोड़ भारत के परिवारों तक अगर हम पहुंच जाते हैं, यहाँ बैठे हुए इस समय 19 पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ में, सबसे पहले हम प्रण करें कि हर महीने 1,000-2,000 रुपए का प्रोडक्ट गाय का हम पहले खुद यूज करेंगे और लोगों को यूज करवाएंगे। जब कंजम्पशन बढ़ेगा, बहुत सुंदर। कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गाय आत्मनिर्भर अपने आप ही हो जाएगी, हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर। फंडामेंटल ये तैयार किया है, हम लोग बनाएंगे गौ क्लब, रोटरी और लॉयंस के माध्यम पे हर गौशाला के अंदर एक रोटरी की तरह क्लब बनाया जाए, गौ क्लब। GAW, जी का मतलब है गुडनेस एंड वेलनेस क्लब, गुडनेस फॉर द काउ एंड वेलनेस फॉर द ह्यूमन बीइंग, जिससे पूरा में मान लीजिए रोटरी की तरफ 100 मेंबर जुड़ जाते हैं और वो लोग आने वाले अपने समाज के अंदर से 50-50 मेंबरों को भी जोड़ते हैं, तो एक छोटी सी गौशाला में भी 5,000 हमारे गौ भक्त जुड़ जाएंगे, जो हर महीने मात्र 1,000 रुपए का भी कमिटमेंट करते हैं कि हम 1,000 रुपए का भी सामान यूज करेंगे, तो
तो मैं आपको बताता हूँ, 1 करोड़ परिवार जब यूज करना शुरू करेंगे महीने में 1000 रुपए का, तो सालों में 10 से 20,000 करोड़ का हमारा व्यापार हो जाएगा, जिससे हमें किसी सरकार, किसी लोगों से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें करना क्या है। गाय अपने आप बचना शुरू हो जाएगी। गाय को दान से नहीं, सम्मान से हमें जीवन देना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जो हम करने जा रहे हैं, तो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी अपने पास रेडी है, जिसके अंदर हम क्लब बनाएंगे। गौ क्लब के अंदर ही हमारे सब क्लब होंगे, जिसमें करोड़पति दीदी क्लब, विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब जो लेडी घर से बैठ के 10-20 हजार रुपया महीने का कमाना चाहती है अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग से, उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे, उसी गौ क्लब से जोड़ेंगे। तो लेडी की खुद की इनकम हो जाएगी, और उसकी इनकम के ऊपर गौ क्लब को, मतलब जो भी गौशाला जुड़ी है उसको भी इनकम हम प्रदान करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने खड़ी कर दी है। मकसद है सिर्फ इसको एग्जीक्यूशन में लाने का। इसी तरह से हमने बनाया एक MBM क्लब, मैं भी मिलेनियर क्लब, जो स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है। आज रोजगार के लिए पूरे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में रोजगार नहीं हो पा रहा है, उनको भी हम इसके माध्यम से ऑनलाइन जोड़ेंगे। एक बच्चा अगर 100 मेंबर भी बनाते तो महीने में 20,000 इनकम करता है, और उसकी इनकम के ऊपर गौशाला, जितनी भी गौशाला से के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है, उस गौशाला की भी इनकम हो जाती है। तो ये पूरा 360 डिग्री अप्रोच जो है, टेक्नोलॉजी से लेके स्मार्ट कार्ड तक सब चीजें रेडी हैं, प्रोडक्ट रेडी हैं। जरूरत है तो एग्जीक्यूशन की, जिसमें हम सबको एक दिशा में भागना पड़ेगा। हर कोई अपनी अपनी दिशा करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। 1 करोड़ आवाज गूंज रही है आपकी। हाँ जी, अभी अभी क्लियर है? अब क्लियर है। मैं ट्रेन में हूँ, थोड़ा होगा। देखिए, कोई जब बात नहीं। 1 करोड़ हमारे गौ भक्तों का संस्था तैयार हो जाएगी, 1 करोड़ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब करीब हम 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के अंदर किसी भी तरह के नियम कानून बनाना हमारे लिए तकलीफ होगा। चुटकियों का खेल हो जाएगा जब हमारी संस्था खुद इतनी मजबूत होगी। उसके लिए संगठन की एक दिशा एक तरफ से होना चाहिए, और मॉडर्न दुनिया के हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से हमें आज की तकनीक को अपनाते हुए जेन ज़ी को इसमें जोड़ना पड़ेगा। और इससे आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में हम भारत में एक पूरी क्रांति ला पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शेख जी। अभी हमारे कुछ साथी बचे हुए हैं शायद। अनिल राठी और दीपक अग्रवाल जी ने फिर से हैंड रेस किया है। अनिल राठी जी, मैं तो कोई सवाल करना चाहे तो ओपन है सवाल के लिए। जी जी जी। महेंद्र जी, आपसे एक दिन अकेले मतलब आपको सिर्फ टाइम दिया जाएगा और विस्तार से बताइएगा। अभी आप ट्रेन में हैं तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है आपके साथ। हम लोग किसी दिन विस्तार से सुनेंगे आपको। मैं आपको उसका स्लॉट आपके सुविधा अनुसार बता दूंगा, जैसा आपको उचित लगेगा। जी 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 जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, अनिल जी आपने हैंड रेस किया हुआ था। दीपक अग्रवाल जी, हाँ दीपक अग्रवाल जी। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई बड़े विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। होता ही नहीं, आप तो फरमाएं। बोलिए, आप तो बोलिए। मेरा कहना ये है कि गाय को बचाने का ठेका सिर्फ किसानों ने ले रखा है क्या? हम जब देखें किसानों के लिए बोलते रहते हैं, वो करें, बाकी और अन्य लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं करना क्या? भाई IAS है, IPS है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये क्या कर रहे हैं? हम जब देखो, जब किसानों के लिए आज आप जाएंगे रियलिटी में किसानों की स्थिति, तो इस पूरी व्यवस्था ने ऐसा जकड़ा रखा है कि आप, जैसे मैं गाय पाल लूं, एक गाय मैं रखी हूं, तो एक गाय से मेरा आज के समय में भरण पोषण संभव है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10,000 रुपए मंथली हम कमाएंगे, 10,000 हमारे बच्चों की फीस लगती है। तो हम कैसे स्ट्रगल करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? ये सब बातें कहने को अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे, हो सकता है मैं गलत हूँ, नेगेटिव हूँ, नेगेटिवता मेरे अंदर भरी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से मैं इस फील्ड में बहुत ऊर्जा से और बड़े भाव से लगा रहा, लेकिन नतीजा जीरो निकला इसका। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप सुझाव दें, कार्य योजना के लिए क्या करें, सुझाव दें सीधे। कार्य योजना के लिए जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था हमारी नहीं सुधरेगी, वो आप फिर कुछ हमारे भी आज की तारीख, एक मिनट हुकुम, आज की तारीख में राजनीतिक व्यवस्था
चेंज करना आसान काम नहीं है। अपन जो भी सीमित नहीं संसाधन है उनमें किस तरह से एक्सटेंड नहीं करके गाय की कार्य योजना बना के प्रमोट कर सकते हैं, उस पर आप आपके भाई विचार दें। भाई साहब मुझे पूरा बोल लेने दे, पहले एक आप मिनट का मैं बोले समझ बोले बोले, लूंगा। हाँ बोले। पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदलने की हमें पहली आवश्यकता है। आज एक व्यक्ति एक गाय रख लेगा, कल 2 गाय होंगी, उसकी 4 गाय होंगी, उसके पास वो जगह नहीं होगी, वो कहाँ फेंक छोड़ेगा इन गायों को। आज ग्राम समाज की जो जमीनें थी, जो गौचर भूमियां थी, वो सारी राजनीतिक संरक्षणों में चली गई है। सारे गुंडा माफिया उस पर बैठे हुए हैं, वो आपको एक कदम आगे नहीं चलने देते हैं। और आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास शिकायत करने जाएंगे तो आपको कि आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज चली गई है। हेलो 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 हेलो, अभिषेक जी और जी जी। कुछ अन्य साथी बचे हुए हैं, संक्षेप में उनसे भी विचार ले लेते हैं क्योंकि समय हो चुका है। हाँ बताइए अ, अ, अलका दीदी और हमारे जीवेश पांडे जी, प्रतीक सलाबिया जी, जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं या हाँ वो जो तो भी फरमा, वो अपना बिल्कुल नंबर बिल्कुल। जरूर प्रतीक जी, अ, जीवेश पांडे जी, अलका दीदी। जी बोलिए। जी, आपका कोई प्रश्न कुछ सुझाव है इस विषय पर? नहीं नहीं, अभी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्या जी। है। हमारी गौशाला है यहाँ गुजरात में, और अच्छा हम अच्छा। ऐसे पहले एनजीओ सेक्टर से में भी काम कर चुके हैं, फिर गवर्नमेंट में भी जॉब कर चुके हैं। जी जी। हाँ, पर अभी हम गौशाला ही चलाते हैं। 80 गौ माता है हमारे पास। बहुत अच्छा। जी, तो और प्रतीक हम इस ग्रुप से चैट सीखने बॉक्स का कोशिश कर रहे हैं। जी चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ मिलकर अच्छा करेंगे। और जी सभी यहाँ गौ भक्त और गौ सेवक और गौ के जो काउ बेस्ड इकोनॉमी है उसी को रिवाइव करने में करने वाले साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी, आपका वेबसाइट देख के काफी अच्छा लगा, बहुत मेहनत किया हुआ है उस। जी जी, बस सब आप जैसे साथी लोगों ने इसमें काम किया है। और जी जी जी। बस एक एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, गौशालाओं के काम में व्यस्तता के कारण वो समय से जुड़ नहीं पाते। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। जी। अनिल राठी जी, आपने हाथ रेज किया है, फरमाए। अनिल राठी जी कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने हाथ रेज नहीं किया है सर। अच्छा, अप्रिशिएट किया है, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभिषेक जी, अब मैं बोल लूं? जी जी, आप बोल लीजिए और समय पूरा हो तो फिर हाँ चर्चा कोई बात नहीं, नहीं कोई और बोलना चाहे तो वो बोल लें। जो साथी जिनको अभी सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं हमारी तरफ से, वो अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें ताकि उनका नंबर जोड़ दिया जाए, उनको सूचनाएं जाने लगे। जितने भी साथी हैं जिनको सूचनाएं नहीं मिलती हैं, कार्यक्रम की सूचनाएं नहीं है व्यक्तिगत तौर पे मिल रही हैं, तो वो अपना नंबर जरूर डालें। हाँ, सुमेर सिंह जी आप आगे। हाँ जी, दुर्भाग्य इस देश का कि हमें गाय के आगे देसी गाय, बमूल के आगे देसी बमूल, वर्मी के आगे देसी केंचुए लगाना पड़ा। जो भी परिस्थितियां रही उनसे हमें निमटकर कुछ कार्य योजनाएं बनानी ही पड़ेंगी। उस कार्य योजना के पार्ट से प्रत्येक बिंदु जितना मेरे समझ में आया कि गाय का संवर्धन कैसे किया जा सकता है, गाय का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात ये, हम जितने लोग इस समय हैं, अगर गाय पाल सकते हैं तो गाय पालें, गाय नहीं पाल सकते, परिस्थितियां विपरीत हैं, तो कम से कम गाय से रिलेटेड कोई भी चीज जो आप यूज कर सकते हैं, दूध दही छाछ घी मक्खन पनीर पनीर पंचगव, जो भी आप यूज कर सकते हैं, घर में जो यूज करते हैं, वो आप संकल्प लें कि आप देसी गाय की ही ये चीजें उपयोग में लेंगे। इसके अलावा गो कृषि
के उत्पाद आप यूज में लेंगे, हो सकता है कि आपको कॉस्टली पड़े, लेकिन अगर हम लोग मैं करके समाज बनता है, और अगर हम लोग मिल गए और यूज करना चालू कर दिया तो सब तरह से गाय प्रमोट होगी। दूसरा, नस्ल सुधार करना, गोबर गोमूत्र की मार्केटिंग, लघु उद्योग उसमें सृजन करना, जैसे वर्मा जी ने सेलुलोज बनाना बताया था। कृषि के लिए पंचगव्य अलग बनता है, मानव के लिए पंचगव्य अलग बनता है। उन पंचगव्यों का उपयोग मैंने दोनों का देखा है, कृषि वाले का भी देखा है, हेल्थ वाले का भी देखा है। अद्भुत क्षमताएं हैं उनमें। अगर लघु लघु उद्योग हमने बॉटम से लेके अंतिम मार्केटिंग तक डील करने की कोशिश की, और जो अब चल रहा है उनको आपस में टाई अप करने की कोशिश की, तो गाय प्रमोट 100% होगी। कृषि में चूंकि जो प्रॉब्लम अब तक क्रिएट हुई है, कृषि की तरफ कोई काम करना नहीं चाहता, और जिसमें गो आधारित कृषि की तरफ तो बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहता। उनमें जो कॉजेज रहे हैं, मैं जितना समझा, उनमें विशेष कॉजेज तो लेबर रहा है। लेबर के साथ साथ अब स्प्रे जैसी व्यवस्थाएं आदमी नहीं करना चाहता। शॉर्टकट में अगर कहीं यूरिया का विकल्प सॉलिड के रूप में मिला तो कृषि में भी विस्तार होगा। वैसे भारत सरकार प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर है, भले ही सुभाष पालेकर साहब पद्धति हो, चाहे कोटा वालों की पद्धति हो, चाहे टीसीबीटी पद्धति हो, चाहे गोपाल सुथारिया जी की पद्धति हो, इनमें से किसी भी पद्धति है उसमें केंद्र बिंदु में गाय है। अगर प्राकृतिक खेती प्रमोट होगी तो गाय प्रमोट होना तय है। दूसरी चीज, हम कुछ नहीं करते, अग्निहोत्र अगर शुरू कर दें तो अग्निहोत्र में कंडे का उपयोग होगा, और अग्निहोत्र की अगर स्टडी करें तो आप अपने उत्प्रेती जी से आप संपर्क कर लें। सरप्राइज इस बात की करेंगे, गाय के गोबर की चिप बनने से आपकी विकिरण कम हो जाते हैं मोबाइल के, और आप इसको और ज्यादा अगर एक्सटेंड करेंगे, अग्निहोत्र भस्म का कृषि में अगर आप उपयोग करेंगे तो पंच महाभूत वहां डेवलप हो जाएंगे। और हम आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज बता चुके हैं कि कृषि में आप खरपतवार, फल फूल पत्ती कुछ भी लें, आपकी इसकी ऊर्जा जो विकिरण है उसको कम कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के प्रोडक्ट मिले तो उससे हेल्थ भी सुधरेगी, एनवायरमेंट भी सुधरेगा। दूसरी बात, एक मेरी अंग्रेजों के साथ मीटिंग थी जिसमें ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये था कि जो धरती का कार्बन है वो एनवायरमेंट में आ गया, एनवायरमेंट का कार्बन कम कैसे किया जा सकता है। गाय ही एक ऐसा है जो एनवायरमेंट के कार्बन को धरती में डाल सकती है। जहां तक कोऑपरेटिव का सवाल है, अपने ये सभी कार्यकर्ता और इस पर कोऑपरेटिव पर काफी अच्छे वर्क होने जा रहे हैं, तो शायद इससे है ना कोऑपरेटिव वर्क अगर डेवलप हुए, गौशालाएं कोऑपरेटिव में हुई, सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर इस पर काम किया गया तो इस कार्य योजना में कोऑपरेटिव ऑलरेडी चल रहा है। ये सब जो इस योजना में लगे हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। किसानों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स की हमको स्टडी करके उनके समाधान करने होंगे कि वो गाय पालने में क्यों असमर्थ है। गोचर भूमि खूब पड़ी हुई है, गोचर भूमि के कुछ लोग केसेस भी लड़ रहे हैं। अगर गोचर भूमि के लिए भी अपन कॉरस्पॉन्डेंस भी चालू करें, ऑलरेडी इस पर काम हुआ है, तो गोचर भूमि अगर फ्री होगी तो अभी हमको कुछ कार्य योजना बनाने की सुविधाएं मिलेगी। प्रचार प्रसार भी इसका बहुत बड़ा, और संगठन बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, और संगठन जो भी कमी है संगठन की, उन संगठनों को अगर हम प्रॉपर बना सकें तो गाय का भला अवश्य होगा। मेरा इतना ही आप लोगों से कहना है कि हम संकल्प लें कि गाय के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करें। सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी। बस इसमें मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि ये जो हमारा अभी समूह का मीटिंग चल रही है, कल भी हुई और आज भी हुई है, तो इसकी जो कार्य योजना है ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना के तौर पर सभी के समक्ष आ जाएगी। और जब ये एक बार बन जाएगी तो संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री और संबंधित सरकारों को ये हम लोग देंगे। और साथ ही साथ इस पर जो अभी कोऑपरेटिव का जो काम शुरू हो रहा है, अभी 2 महीने में वो भी उसका भी गठन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हमारे स्थानीय स्तर पे कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं, या कुछ साथी मतलब इंडिविजुअल लेवल पर तो लघु उद्योगों के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मदद से और ऐसे लोगों की प्रेरणा से ये चीज़ें और अच्छी होंगी। और ये एक अभियान जो है वो जन अभियान बनकर
सामने आएगा, लोग जुड़ेंगे और चीजें बेहतर होंगी। तो सोमवार और मंगलवार को इसी पैटर्न पे ये चर्चा रहेगी। कल का जो दिन है वो सहकारिता पर है। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो नंबर अपना जरूर डाल दें ताकि उनको सूचनाएं मिलती रहें। और साथ ही साथ जो कल का विषय रहेगा वो सहकारिता का रहेगा। आप सभी जरूर जुड़ें। धन्यवाद। कल का दीदी ओम